go, 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 go. सो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है आपका थर्मो एंड दूसरा वर्ड है आपका डायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मो का मतलब यहाँ पे हीट से है और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी कि इस चैप्टर में हम हीट के मोशन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हीट के मोशन को स्टडी करने वाले हैं, हीट के मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इस चैप्टर में हम यानी कि हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे और एग्जैक्टली है क्या ये, हीट का वर्क में जो कन्वर्जन होगा या फिर वर्क का हीट में कन्वर्जन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कन्वर्जन को स्टडी करेंगे, हीट का वर्क में एंड इसका वाइस वर्सा वर्क का हीट में। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो अगर हीट से वर्क की बात करें तो हीट से वर्क में आपका एग्जांपल आ जाएगा हीट टू वर्क में स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन काम किस तरीके से करता है, देखो देखो अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में क्या होता है आपका, हम कोल हैं, जैसे कोल को आप बर्न करोगे। ठीक है, कोल को जब आप बर्न करेंगे तो इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वो हीट क्या करेगी, जो बॉयलर होगा, बॉयलर में आपका वाटर फिलअप होगा। ठीक है, ये सपोज आपका बॉयलर है, बॉयलर में है आपका वाटर। ठीक है, और आपने जो है कोल की मदद से इसमें हीट प्रोड्यूस करी, तो बॉयलर में जो वाटर फिलअप होगा वो हीट होने लगेगा। जब हीट होगा तो ये वाटर आपका स्टीम जनरेट करके देगा। ठीक है, और जब ये स्टीम जनरेट होगी तो हाई प्रेशर स्टेट होगी, हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर में क्या होगा, ये जब सिलेंडर में मूव ऑन करेगी, जब ये नीचे सिलेंडर में मूव ऑन करेगी तो वहाँ पर आपका एक पिस्टन अटैच होता है व्हील के साथ। ठीक है, तो जब ये हाई प्रेशर के साथ स्टीम सिलेंडर में जाएगी तो पिस्टन आपका बैक एंड फोर्थ मोशन करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका व्हील मूव ऑन करना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्टीम इंजन काम करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हीट से आपने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन किया एनर्जी का। ठीक है, हीट से आप मैकेनिकल वर्क में चले गए। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर हम चाहते हैं वर्क से हीट, तो आपको याद होगा कि आप विंटर्स के टाइम अगर आप देखो, सर्दियों में क्या होता है, आप अपना हाथ को ऐसे रब करते हो। ठीक है, सर्दियों में आप ऐसे हाथ को रब करते हो तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है ना। हाथ ठंडे हो जाते हैं, आप ऐसे ऐसे अपने पाम को रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस ही तो होती है। तो आपने वर्क के थ्रू हीट को प्रोड्यूस कर दिया। स्टीम इंजन में हमने क्या किया, हीट से मैकेनिकल वर्क किया, और ये जो विंटर वाले एग्जाम्पल था इसमें पाम को रब करने में, इसमें हमने वर्क के थ्रू हीट प्रोड्यूस कर दी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है। अभी हमने आपको हीट से वर्क और वर्क से हीट में जो कन्वर्जन हो रहा है, हीट से वर्क का कन्वर्जन और वर्क से हीट का जो कन्वर्जन है, उसका एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि ये कहानी यहाँ पे सीमित नहीं है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स की ये बस एक बेसिक से आउटलाइन है हीट एंड वर्क पर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये हीट और वर्क के ही अराउंड सिर्फ आपका रिवॉल्व करेगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हीट एंड वर्क के आसपास ही कहानी आपकी रिवॉल्व नहीं करेगी, और भी डीप में चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ना, आपको क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर थर्मोडायनेमिक्स की हमें देखनी है तो वो क्या होगी। ठीक है, इसमें आपका ये तो है कि हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, बट साथ ही साथ इसमें आपकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ हीट से वर्क या वर्क से हीट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे चल रहे हैं, अब हम बात करते हैं थर्मल सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो थर्मल सिस्टम बेसिकली ढेर सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम थर्मल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ढेर सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होगा वो एक थर्मल सिस्टम कहलाता है, और थर्मल सिस्टम की कुछ सर्टेन बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, कन्फाइन विद सर्टेन बाउंड्रीज।
सो जो सिस्टम है ना, सिस्टम आपका, तो वो ढेर सारे एटम से मॉलिक्यूल से कलेक्शन है और उसकी कुछ बाउंड्रीज भी होगी, ठीक है, तभी वो आपका एक प्रॉपर सिस्टम कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात आती है कि सराउंडिंग क्या होता है, तो देख लो सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग, सराउंडिंग की यदि हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़, सिस्टम के बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो, ठीक है। मान लो ये सिस्टम है कोई, ये आपका कोई सिस्टम है सपोज, ठीक है, ये बाउंड्रीज है उसकी, ठीक है, ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये उसकी बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए, सिस्टम है, ठीक है, ये सपोज उसकी बाउंड्री है ना, तो इसके बाहर की जो चीज़ें हैं, ये बस ऐसे आपने सिस्टम उठा कर रख दिया, इसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिसका इस सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा हो, कोई एनर्जी एक्सचेंज हो रही हो या मैटर एक्सचेंज हो रहा हो, है ना, तो उसी को आप सराउंडिंग कहेंगे। कोई भी सिस्टम के बाहर की चीज़ जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा हो सिस्टम के ऊपर, उसी को हम सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो या किसी मैटर का एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है, तो कुछ भी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आपका एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो एक बॉडी अगर आप कोई लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए और टाइम के साथ चेंज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, उस बॉडी की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए और टाइम के साथ चेंज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है एग्जैक्टली, देखो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में आपका आ जाता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं आपकी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, इनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं और इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, प्लस ये टाइम के साथ चेंज भी नहीं होनी चाहिए। तब हम इसको कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपकी, ठीक है। ये रहेगा कांस्टेंट एंड डोंट चेंज विद टाइम, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा, सपोज़ ये आपकी गैस है, ठीक है, इसको आपने एक कंटेनर में रख दिया है, ये गैस है कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब इस गैस की जो है इंसुलेटेड बाउंड्री है, ठीक है, इस गैस की इंसुलेटेड बाउंड्री है, ये रही आपकी गैस, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इंसुलेटेड बाउंड्री है, इसका मतलब इस गैस से, यानी कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर ना ही आप कोई चीज़ भेज सकते हो, ना ही कोई चीज़ अंदर इसके एंटर कर सकती है। इंसुलेटेड बाउंड्री है मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही हीट इससे बाहर जाएगी, ना ही आप कोई हीट इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई हीट नहीं जा सकती या फिर इसके अंदर नहीं आ सकती, बिल्कुल पैक्ड है, एकदम बिल्कुल पैक्ड है, ठीक है। तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। और इंसुलेटेड बाउंड्री जब भी होती है ना, तो उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है एग्जैक्टली वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए क्या है। इंसुलेटेड बाउंड्री जब भी रहेगी तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई हीट आप बाहर दे सकते हैं सिस्टम के बाहर, ना ही कोई सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो। अच्छा, तो ये एडियाबैटिक कंडीशन रहेगी, ओके। अच्छा, अब ये गैस मान लीजिए आपकी आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। पी क्या होता है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, अगर हम वी की बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो यार देखो कांस्टेंट ही है, इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना ही कोई एक्सपेंशन हो रहा है ना ही कोई कंप्रेशन हो रहा है, ये बस एक बंद होके रह गई है, इंसुलेटेड बाउंड्री है, ठीक है। कोई ना तो आप हीट इसमें दे सकते हैं, ना ही हीट आप जो है बाहर जा सकती है सिस्टम के, है ना। तो हीट एक्सचेंज तो है ही नहीं, ना आपने कोई हीट दी तो फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन तो होगा ही नहीं, या फिर वॉल्यूम कंप्रेशन कुछ भी नहीं होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, कोई नंबर ऑफ मोल्स ऐसा तो है नहीं, जितने थे उतने ही रह गए, ना ही कोई नया मोल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ना ही कोई मोल
सिस्टम के बाहर गया कुछ भी, ठीक है, तो मोल तो जितने थे उतने ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपके कांस्टेंट है, और ये रहा आपके नंबर ऑफ मोल्स जो कि रहेंगे कांस्टेंट। आर क्या है, आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ऑलरेडी तो वो तो अंडरस्टैंड, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम में ही है। और टेम्परेचर, आपने कोई हीट सप्लाई तो की नहीं, या फिर आपने कोई हीट इससे ली नहीं सिस्टम से, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसमें मेंशन है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हम केस 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में रखेंगे। पिछले वाली केस में क्या किया था, आपने सिंगल गैस रखी थी और उसके अगल बगल सराउंडिंग थी, उसको आपने उससे इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक कर दिया था और अगल बगल सराउंडिंग थी। इस बार आप क्या कर रहे हैं, दो बॉडीज़ को आमने सामने ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं मतलब, है ना, और उसके अगल बगल जो है सराउंडिंग है। देखो ये है गैस ए, ठीक है, और ये है गैस बी। ये जो है ना, ये है कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग बाउंड्री जिसको हम डायाथर्मिक भी बोलते हैं। और ये दोनों गैस एक इंसुलेटेड बाउंड्री से कवर अप है। इंसुलेटेड बाउंड्री, पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, सिंगल गैस ली थी और उसको इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक कर दिया था और अगल बगल सराउंडिंग थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने दो गैस ली हैं और इन दोनों को इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक किया है, लेकिन इन दोनों गैस के बीच में एक कंडक्टिंग बाउंड्री है। इंसुलेटेड बाउंड्री में क्या होता है, हम हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब कंडक्टिंग बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हीट का एक्सचेंज आपका पॉसिबल है। कंडक्टिंग बाउंड्री आपको अलाउ करती है हीट एक्सचेंज करने में, लेकिन इंसुलेटेड बाउंड्री में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो गैस ए और गैस बी के बीच में यहाँ पर कंडक्टिंग बाउंड्री है, तो ये दोनों आपस में हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पर इंसुलेटेड बाउंड्री है, ये दोनों गैस इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक की गई हैं, तो ये सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ इनका कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही गैस ए कर सकती है ना ही गैस बी, लेकिन आपस में क्योंकि इनकी कंडक्टिंग बाउंड्री है ना, तो ये आपस में हीट का एक्सचेंज कर सकती हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, रुको, ये होगा आपका P1 V1 T1 और ये हो जाएगा P2 V2 T2, गैस की बात हो रही है ना। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली ये P1 है, V1 है, T1 है गैस ए के लिए, ठीक है, और यहीं अगर हम गैस बी की बात करें तो बी का है P2 V2 T2। अच्छा यहाँ पे कंडीशन है कि T1 आपका ग्रेटर है T2 से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस ए का टेम्परेचर है वो गैस बी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ग्रेटर है, ठीक है, तो गैस ए का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब हीट ट्रांसफर में अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आपको याद होगा कि जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 ग्रेटर है, यानी गैस ए का टेम्परेचर ग्रेटर है, तो गैस ए से गैस बी में हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो ये मैं इधर इंडिकेट कर देता हूँ कि गैस ए है गैस बी है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका, ठीक है, गैस ए से गैस बी में हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, गैस ए से गैस बी की ओर हीट का ट्रांसफर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, गैस ए से गैस बी में हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन कब तक होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम नहीं होंगे तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा गैस ए से गैस बी पे, ठीक है, तो जब तक दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आखिर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, ठीक है, जब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। इस केस को समझिए ध्यान से, इसके पहले वाला जो केस था
उसमें हमने क्या किया था, सिंगल गैस ली थी, है ना, और उसको इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक कर दिया था, और सराउंडिंग जो है अगल बगल थी उसके, ठीक है। तो इंसुलेटेड बाउंड्री जब भी होती है तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा उस केस में, ठीक है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, दो गैस को कांटेक्ट में रखा है, गैस ए और गैस बी, और इनके बीच में हमने एक कंडक्टिंग बाउंड्री, जिसको हम डायाथर्मिक भी बोलते हैं, वो हमने लगा दी। तो उससे होगा क्या, जब भी कंडक्टिंग बाउंड्री होती है उसकी मदद से आप हीट एक्सचेंज कर सकते हो। इंसुलेटेड बाउंड्री की वजह से कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कंडक्टिंग बाउंड्री होगी उससे हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो गैस ए और गैस बी आपस में जो है हीट एक्सचेंज कर सकती हैं, लेकिन इन दोनों को भी हमने जो है इंसुलेटेड बाउंड्री से पैक कर दिया है, तो ये सराउंडिंग के साथ इनका कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने दोनों को इंसुलेटेड बाउंड्री से कवर किया है। लेकिन इंसुलेटेड बाउंड्री से कवर तो किया है, उसके अंदर आपस में तो एक कंडक्टिंग बाउंड्री बीच में लगी है ना, तो गैस ए और गैस बी आपस में हीट एक्सचेंज कर लेंगी, लेकिन सराउंडिंग के साथ इनका हीट एक्सचेंज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। कंडक्टिंग बाउंड्री की वजह से हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में। ओके, अब इनिशियली आपने देखा ये P1 है, V1 है, T1 है ए के केस में, और बी के केस में P2 है, V2 है और T2 है। अच्छा, अब T1 ग्रेटर देन T2 है, ये आपकी कंडीशन है। T1 ग्रेटर देन T2 है, तो हीट ट्रांसफ़र में हमने पढ़ा है कि जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ, ठीक है। तो T1 ग्रेटर है T2 से, है ना, तो गैस ए से गैस बी में हीट का ट्रांसफ़र होगा। T1 किसका टेम्परेचर है, गैस ए का है ना, और T1 ग्रेटर है T2 से, तो गैस ए से ही तो गैस बी में हीट का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि गैस ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। और कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आपकी अचीव नहीं हो जाती, यानी कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब जो है, तब तक जो है मतलब हीट का ट्रांसफ़र आपका होता रहेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक है आपकी बॉडी ए, एक है बॉडी बी और एक है बॉडी सी, ठीक है। तो अगर ए और सी, बॉडी ए और बॉडी सी को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। बॉडी ए और बॉडी सी को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव कर लेंगी। सिमिलरली बॉडी बी और बॉडी सी को, अभी ए और सी लिया था, अब हम बी और सी ले रहे हैं, जब बॉडी बी और सी को आप कांटेक्ट में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेंगी, ठीक है, यानी बॉडी बी और बॉडी सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी ए और बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी एंड बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो बॉडी ए एंड बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, ये कहता है आपका जीरोथ लॉ, ठीक है। देखो अगर ए और सी की हम बात करें, ए एंड सी की, तो टी ए इज इक्वल्स टू टी सी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए ए और सी। अच्छा, बी और सी की बात की जाए, बी एंड सी, ए सी हो गया, अब बी सी की बात कर लेते हैं, बी एंड सी, तो टी बी इक्वल्स टू टी सी इक्वल्स टू टी, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ बॉडी ए एंड बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। टी ए इक्वल्स टू टी सी, टी बी इक्वल्स टू टी सी, सो टी ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू टी बी, ठीक है। तो बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। बॉडी ए बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगी, ठीक है। तो ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में जो पैरामीटर्स में, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में सिस्टम के जो पैरामीटर्स में चेंज आता है उन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में पैरामीटर्स में जो चेंज आएगा उसी को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखो वो पैरामीटर्स हैं आपके, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गई, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये सब आपके जो है पैरामीटर्स हैं, इन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने में सिस्टम के पैरामीटर्स में जो चेंज आएगा
उन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। और वो पैरामीटर्स क्या हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है ना, और नंबर ऑफ मोल्स आपका हो गया। तो इन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्टेट ये क्या होता है? ठीक है, तो सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं है ना, इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना आपका, सपोज ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और ये हैं इसके वेरिएबल। तो सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड ऑल नंबर ऑफ मोल्स वगैरह। तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा, इन लोगों का जो आपस में रिलेशन होगा ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह का, तो उसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उसी को आप इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। एंड दोज वेरिएबल्स आर दैट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, सो गाइस, थर्मोडायनेमिक्स की आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किए हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन को हमने समझा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन सब की आज हमने बात करी है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम इंटरनल एनर्जी डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ग्राफ्स एंड उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।